Hello everyone, welcome to my YouTube channel. I am Deepika Sharma. This is a quick reason series for class 11th term 2 मैथमेटिक्स और आज का जो टॉपिक है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इस वीडियो में हम बिल्कुल बेसिक से कंसेप्ट्स के बारे में जानेंगे, ज्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे ताकि एग्जाम में जाने से पहले आप कंसेप्ट जो चैप्टर में यूज होंगे उनको रिवाइज कर सको। ट्रिग्नोमेट्री आपने क्लास 10th में भी पढ़ी है। ट्रिग्नोमेट्री ट्रिगोन वर्ड का मतलब ही होता है ट्राइंगल्स, ट्राई वर्ड का मतलब होता है तीन, तो उसके हिसाब से मेट्री मींस मेजरमेंट, तो आपने ट्राइंगल्स की मेजरमेंट करनी है यहाँ पे। अब ट्राइंगल्स में तो 3 एंगल्स भी होते हैं और 3 साइड्स भी होते हैं। साइड्स के बेसिस पे ऑन राइट एंगल ट्राइंगल आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्लास 10th में पढ़ रखी है, साइन, कोसाइन, टैन और इनके इनवर्सेस। उसके साथ ही आपने पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, जिसमें आप परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज का यूज करके आप इनकी रेशियोज निकालते हो। अब जो कंसेप्ट आपका क्लास 11th में है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का। तो फंक्शंस के लिए हम एंगल्स की मेजरमेंट करेंगे और जब हम एंगल को इन टर्म्स ऑफ रेडियन यूज करेंगे तब हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का इंपॉर्टेंस यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले एंगल क्या होता है? जब एक फिक्स्ड पॉइंट से एक इनिशियल साइड और टर्मिनल साइड के बीच में एक स्पेस जो क्रिएट होती है उसको हम एंगल बोलते हैं। और एंगल जो होता है जब वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूव करता है, क्लॉक के अकॉर्डिंग आपको पता होना चाहिए, क्लॉक की सुइयां जिस डायरेक्शन में जाती हैं वो उसको हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन बोल देते हैं। अगर उससे ऑपोजिट देखना हो तो उसको एंटी क्लॉकवाइज। अगर एंटी क्लॉकवाइज हमारा एंगल बन रहा हो तो हम उसका साइन कन्वेंशन पॉजिटिव लेते हैं। अगर हमारा क्लॉकवाइज एंगल बन रहा हो तब हम उसका साइन कन्वेंशन नेगेटिव लेते हैं। ये हम यूज करेंगे आगे, इसलिए आपको पता होना चाहिए कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर हमारा एंगल बन रहा है तो हम उसको माइनस में लेंगे, अगर एंटी क्लॉकवाइज में बन रहा हो तो हम उसको पॉजिटिव में लेंगे। उसके साथ ही एंगल की मेजरमेंट। अब जब भी हमें एंगल को मेजर करना है तो उसके यूनिट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो टू यूनिट्स होते हैं एंगल को मेजर करने के लिए, एक होता है डिग्री और दूसरा होता है रेडियन। डिग्री के बारे में थोड़ा बहुत आप फेमिलियर भी होंगे, पुरानी क्लासेस में आपने पढ़ा होगा। रेडियन वाला कंसेप्ट आपके लिए यहाँ पे नया है। तो डिग्री के बेसिस पे पहले हम जान लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस जो एनसीईआरटी में जो आपको देखने को मिलेंगे क्लॉक के बेसिस पे कि क्लॉक के हैंड्स इस पोजीशन पे है, यहाँ पे है, तो आपको एंगल निकालना है उसमें। तो ये वाला कंसेप्ट आपको हमेशा याद रखना है कि एक रोटेशन जो होती है क्लॉक की, अगर हर हैंड की बात करें तो जो वो पूरा सर्कल कंप्लीट करती है तो वो 360 डिग्री की रोटेशन कंप्लीट करती है। ठीक है, तो ये कंसेप्ट बहुत सारे क्वेश्चंस में यूज होता है, तो यहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि ये पता नहीं होता कि पूरा जब एक कंप्लीट रेवोल्यूशन कंप्लीट करती है घड़ी की सुइयां तो वो 360 इन डिग्री मेजर्स 360 डिग्री वो पूरा एंगल बनाती है। ठीक है, अब जो 1 डिग्री होता है उसमें कितने मिनट्स होते हैं? उसमें 60 मिनट्स होते हैं और इसको हम डिनोट करते हैं डैश के साथ। डिग्री को हम इस तरह से डिनोट करते हैं। उसके बाद है मिनट। 1 मिनट में सेकंड्स कितने होते हैं? 60 सेकंड्स होते हैं, तो इसको हम डबल डैश के साथ डिनोट करते हैं। इसको हम यूज करेंगे आगे, वो मैं बताती हूँ। उसके बाद जो हमारे पास कंसेप्ट है वो है रेडियन मेजर का। अब वर्ड जो रेडियन है वो कुछ कुछ रेडियस से सिमिलर है, तो रेडियस किसकी होती है? सर्कल की। तो उसके साथ हम रिलेट करके इसको पढ़ते हैं कि हम कंसीडर कर लेते हैं कि रेडियस की बात कर ले, सर्कल की बात कर रहे हैं जिसमें उसकी रेडियस क्या है? आर है। और कुछ एंगल बनाते हुए सेंटर पे जो एंगल बनेगा वो हमेशा सेंटर पे बनेगा, ये कंसीडर कर लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं हम लोग कि सेंटर पे एंगल जो बन रहा है वो थीटा बन रहा है। और ये जो लेंथ सर्कल के ऊपर जो मैंने डार्क कर रखा है, ये जो लेंथ कवर करती है इसको हम बोलते हैं आर्क लेंथ। इसके बेसिस पे रेडियन मेजर में जब हमें एंगल निकालना होता है तो हम ये वाला रिलेशन यूज करते हैं जिसको आपको याद रखना है। बहुत सारे क्वेश्चन में आपको आर्क लेंथ पूछी हो सकती है, रेडियस पूछी हो सकती है, एंगल पूछा हो सकता है। एक ही रिलेशन से आप कुछ भी निकाल सकते हो अगर आपको ये वाला रिलेशन याद रहेगा। तो थीटा इज इक्वल्स टू एल अपॉन आर, ये आपने याद रखना है। वेयर एल इज आर्क लेंथ, ये वाली लेंथ है, और आर जो है वो आपकी रेडियस है। अब एक रोटेशन तो इसमें भी होगी, तो इस यहाँ पे जो रोटेशन होगी एक सर्कल के बेसिस पे, तो वो किसके इक्वल होगी? उस सर्कल की बाउंड्री के इक्वल। अगर यहाँ पे एंगल रोटेट होता है तो ये पूरी बाउंड्री को कवर करेगा, और आपको पता है बाउंड्री के लिए हम क्या निकालते हैं? सरकमफ्रेंस। और सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है? 2 पाई आर। अगर हमने ये निकालना हो कि एक रोटेशन में कितना एरिया उसने कवर किया, अगर हमारे पास सर्कल की रेडियस यूनिट रेडियस है, अब यूनिट रेडियस का मतलब है कि 1 सेंटीमीटर मान लेते हैं या 1 यूनिट उसकी लेंथ मान लेते हैं। तो अगर यहाँ पे हम पुट करते हैं एल की जगह पे 2 पाई आर, जो पूरा
सर्कल का सरकमफ्रेंस उसने कवर किया, डिवाइड बाय आर, ये कट जाएगा तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 पाई। तो वन रोटेशन इन टर्म्स ऑफ रेडियन आ जाएगा 2 पाई के इक्वल, और इन टर्म्स ऑफ डिग्री मैं बता चुकी हूँ कि वो 360 के इक्वल होता है। यहीं से रिलेशन डेवलप हो जाता है डिग्री और रेडियन मेजर के अंदर। वो ये है कि वन रोटेशन डिग्री की टर्म्स में 360 के इक्वल होता है, और वन रोटेशन इन टर्म्स ऑफ रेडियन हो जाता है आपका 2 पाई के इक्वल। तो यहाँ से 360 डिग्री आपकी 2 पाई रेडियन के इक्वल आ जाएगी। यहीं से हमने ये बताया कि अगर 2 पाई 360 डिग्री के इक्वल है, तो पाई जो होता है वो हमारा 180 के इक्वल होता है। पाई बाय 2 को हम 90 डिग्री लिखते हैं, पाई बाय 4 को हम 45, इसी बेसिस पे। तो ये रिलेशन आप इंपॉर्टेंट समझिए और इसको याद रखिए, क्योंकि अगर ये कंसेप्ट आपको याद रहेगा तो आप डिग्री मेजर को रेडियन मेजर में चेंज कर सकते हैं आराम से। और यही वाले क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, आपके एनसीईआरटी की बुक में भी हैं, और यही क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं कि अगर आपको रेडियन मेजर से डिग्री मेजर में चेंज करना होगा एंगल को, तो आप इस रिलेशन के साथ उसको चेंज कर सकते हैं, पाई अपॉन 180 मल्टीप्लाई डिग्री मेजर, अगर रेडियन से डिग्री मेजर में चेंज करना हो। और अगर आपको डिग्री मेजर से रेडियन मेजर में चेंज करना हो तो आप यूज करेंगे 180 अपॉन पाई इंटू रेडियन मेजर। दोनों में से एक रिलेशन भी याद रख लोगे, दूसरा उसका इनवर्स है, तो आप उसको इजिली यूज कर सकते हो। अब कुछ बच्चों को थोड़ी सी कंफ्यूजन रहती है, तो यहाँ पे मैं एक चीज बता देती हूँ कि जब आप रेडियन मेजर में आपको चेंज करना होता है किसी भी एंगल को फ्रॉम डिग्री मेजर, तो आप जो आंसर होता है उसको पाई की फॉर्म में छोड़ देते हो, उसमें पाई की वैल्यूज को पुट नहीं करना होता और पाई की फॉर्म में ही रेडियन को छोड़ देना होता है। बट जब आप डिग्री मेजर में आंसर निकालते हो तो आपको पाई की वैल्यू पुट करनी होती है 22/7। उसके बाद भी आपको क्वेश्चन को छोड़ना नहीं होता है। डिग्री के केस में आपको उसको मिनट्स में भी चेंज करना पड़ता है, फिर आपको उसको सेकंड्स में भी चेंज करना पड़ता है। अब कुछ बच्चे पूछते हैं कि सेकंड्स में चेंज करने के बाद भी पॉइंट में वैल्यू आ रही है, तो आप चाहे तो पॉइंट में भी वैल्यू लिख सकते हैं इन सेकंड्स, जब सेकंड्स आपने कैलकुलेट कर दिया, या फिर आप अप्रोक्सीमेटली करके भी सेकंड्स में वैल्यू छोड़ सकते हैं। तो ये था फॉर एंगल की मेजरमेंट्स का कंसेप्ट। फंक्शंस में हमने पढ़ा था कि फंक्शन को डिफाइन करने के लिए हमें डोमेन और रेंज की जरूरत पड़ती है। तो क्योंकि ये भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, यहाँ पे हम ट्रिग्नोमेट्रिक का फंक्शंस में रोल पढ़ रहे हैं, तो हमें यहाँ पे भी डोमेन और रेंज की जरूरत पड़ेगी। डोमेन होती है जो हम इनपुट वैल्यूज फंक्शन को दे सकते हैं, परमिसिबल है, जो हमें परमिटेड है कि हम वो वैल्यूज उस फंक्शन को दे सकते हैं। तो हम डोमेन को डिफाइन कर सकते हैं परमिसिबल इनपुट के रूप में, और जो हमें उस इनपुट देने के बाद आउटपुट आती है उसको हम बोल देते हैं रेंज। तो डोमेन और रेंज के बेसिस पे हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को कैसे जानेंगे और उनका क्या पीरियड होता है, वो समझने का सबसे बेस्ट तरीका है कि आप उसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को याद कर लो। अगर आपके दिमाग में ग्राफ्स बैठ जाएंगे, पिक्टोरियल फॉर्म में होते हैं, तो ये इनको याद रखना इजी होता है। तो आप किसी भी फंक्शन की, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की डोमेन और रेंज इजिली बता सकते हो, उनके पीरियड्स भी बता सकते हो कि वो कितने इंटरवल के बाद अपनी वैल्यूज चेंज करते हैं। तो देख लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जब भी हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो हम जो डोमेन होती है उसको अलोंग एक्स एक्सिस कंसिडर करते हैं, और रेंज को हम कंसिडर करते हैं अलोंग वाई एक्सिस। तो यही करेंगे। सबसे पहले हम साइन, जो हमारा मोस्ट पॉपुलर है, y इज इक्वल्स टू साइन। अब y क्यों लिखा है यहाँ पे, क्योंकि y मतलब मेरे को इसकी रेंज पता करनी है साइन x की। y मतलब फंक्शन जो है उसमें हम डिफाइन करते हैं f ऑफ x इज इक्वल्स टू साइन x। तो यहाँ f ऑफ x जो है मेरा, उसको मैंने y कंसिडर कर लिया, तो y इज इक्वल्स टू साइन x। तो यहाँ पे साइन x का जो ग्राफ है, देखो अगर यहाँ पे मैंने एक्स डैश अलोंग के अलोंग जो वैल्यूज लिखी हैं वो सारी मेरी क्या हो जाएंगी, डोमेन, और जो वाई एक्सिस के अलोंग मेरी वैल्यूज आएंगी वो सारी हो जाएंगी रेंज। तो जब मैं फंक्शन बनाती हूँ तो उसके लिए तो सबसे पहले मुझे ये पता होना चाहिए कि साइन पाई बाय 2 पे कितनी वैल्यू होती है साइन की, साइन पाई पे कितनी वैल्यू होती है, 2 पाई पे कितनी होती है। वो तो आपने 10th क्लास में भी वैल्यूज लर्न कर रखी है कि 10 साइन पाई बाय 4 पे कितनी वैल्यू होती है, तो उसी का यूज करना है यहाँ पे। तो आपको पता है कि साइन पाई बाय 2 पे मैक्सिमम वैल्यू लेता है साइन, वो कितनी होती है 1। तो साइन पाई बाय 2 पे मैक्सिमम वैल्यू साइन ले रहा है 1 तक, और 0 कहाँ पे लेता है, साइन 0 0, और साइन पाई पे भी वैल्यू क्या होती है 0। साइन पाई पे 0 होती है तो 2 पाई पे भी 0 होती है, मतलब मल्टीपल ऑफ पाई पे जो साइन है वो सारी वैल्यूज क्या लेता है 0। तो जब ये ग्राफ आपका यहाँ पे लाइन पे आके टच कर लिया, मतलब इसने क्या वैल्यू ले ली 0, और जहां पर मैक्सिमम तक गया वो इसकी हाईएस्ट वैल्यू होगी, जो इसकी क्या हो गई रेंज। तो आप ध्यान से देखोगे कि वाई एक्सिस पे
जब हम पॉजिटिव की तरफ देख रहे हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो ये मैक्सिमम वैल्यू कितनी ले रहा है 1 तक, और मिनिमम वैल्यू कितनी ले रहा है -1 तक। यहाँ पे आएगा -1, मतलब मिनिमम वैल्यू ये -1 तक ले रहा है। तो इसकी रेंज कितनी हो जाएगी, क्योंकि मैंने आपको बोला कि रेंज हम देखेंगे अलोंग वाई एक्सिस, तो -1 से लेके 1 के बीच में ही वैल्यू ले रहा है साइन फंक्शन, तो इस फंक्शन की रेंज हो जाएगी -1 to 1, और ये क्लोज्ड इंटरवल होगा क्योंकि -1 और 1 वैल्यू इंक्लूडेड है। अगर वो वैल्यूज इंक्लूडेड नहीं होती तब हम उसको ओपन इंटरवल लिखते, बट मैं आपको बता रखा है कि जो वैल्यूज इंक्लूडेड होती हैं उनको हम क्लोज ब्रैकेट में लिखते हैं। अब डोमेन क्या होगी, डोमेन मैंने बोला था लॉन्ग एक्स एक्सिस होती है, तो उसमें तो हम कोई भी इंटीजर यहाँ पे पुट कर सकते हैं, π/4, π/2, 0, कुछ भी। तो इंटीजर्स को हम z के साथ भी डिनोट करते हैं, तो इसकी डोमेन इनपुट क्या दे सकते हैं हम, कोई भी इंटीजर दे सकते हैं, पर इसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक रहेगी, -1 से लेके 1 के बीच में, इसके बाहर साइन का फंक्शन नहीं जाएगा, ये 1 और -1 के बीच में ही अपनी वेव्स देता रहेगा। अब इसके पीरियड की बात कर लेते हैं। आप ध्यान से देखोगे कि अगर 0 से ये फंक्शन स्टार्ट होता है तो 0 से 1 तक ये मैक्सिमम वैल्यू लेता है, और फिर डाउन आके पाई पे वैल्यू 0 ले लेता है, उसके बाद फिर से -1 नीचे को मैक्सिमम वैल्यू लेता है, और उसके बाद फिर 2 पाई पे जाके ये 0 वैल्यू ले लेता है। यहां से लेके यहां तक इसका एक पीरियड हो जाता है। 2 पाई के बाद ये फिर से अपना पीरियड रिपीट करता है, फिर से हाईएस्ट वैल्यू 0, हाईएस्ट वैल्यू फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा। तो ये 2 पाई के बाद अपनी वैल्यू को क्या करता है, रिपीट करता है, तो हम बोलते हैं कि साइन का पीरियड क्या है 2 पाई, क्योंकि ये 2 पाई के बाद अपना जो ये वैल्यूज है वो फिर से सेम वाली वैल्यूज लेने लग जाता है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, इनको हम क्वेश्चंस में यूज करेंगे जहां पे आपको कन्वर्शन के लिए बोला होता है कि साइन 5π/2 की वैल्यू निकालो, वहां पे आपको कैसे पता चलेगा कि हम 5π/2 को किसका मल्टीपल बनाए। जब हमें पता होगा कि साइन का पीरियड क्या है 2 पाई, तो हमें 2 पाई का मल्टीपल बनाना होगा उसको, तो साइन एक्स को हम लिखेंगे उस टाइम पे साइन 2n पाई प्लस थीटा। 2n पाई क्यों, n क्या है यहाँ पे, कोई भी इंटीजर हो सकता है आपका, n कोई भी इंटीजर हो सकता है। 2 पाई क्यों, क्योंकि 2 पाई के बाद वो अपना इंटरवल चेंज करता है, और n की वैल्यू पुट करोगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की नीड, कि उसने कितनी वैल्यू हमें बोल रखी है। जैसे साइन 720 बोल रखा है, तो 2 पाई का कौन सा मल्टीपल मैं यूज करूं कि उसमें प्लस थीटा करके मेरी वैल्यू आ जाए। ठीक है, यहाँ पे अगर x लिखा है तो यहाँ पे भी x लिखा जाना था, यहाँ पे भी x, ये थोड़ा करेक्शन कर लीजिएगा, क्योंकि एंगल जो होता है वो सेम ही लेते हैं, या तो हम दोनों जगह x लेंगे या तो दोनों जगह थीटा लेंगे। ठीक है, इस हिसाब से अगर हमें साइन को बताना हो, कन्वर्शन करनी हो, तो हमें अगर पता होगा पीरियड तो हम इजीली कर पाएंगे। अब बात करते हैं कॉस की। अगर ध्यान से देखो तो साइन और कॉस का जो ग्राफ है वो देखने में एक जैसा है, पर डिफरेंस कहाँ पे है, साइन 0 पे वैल्यू ले रहा था 0, पर कॉस 0 पे कितनी वैल्यू ले रहा है 1। आपको पता ही है कि कॉस 0 कितना होता है 1, और कॉस π/2 कितना होता है 0, जबकि साइन π/2 कितना होता है 1। तो साइन π/2 पे मैक्सिमम वैल्यू लेता है, और ये π/2 पे कितनी वैल्यू लेता है 0 कॉस, और 0 पे कितनी वैल्यू लेता है 1। पर अगर आप इसके ग्राफ को ध्यान से देखो तो ये मैक्सिमम वैल्यू फिर भी कहाँ तक ले रहा है, यहाँ पे 1 तक ले रहा है, और नीचे को कहाँ तक ले रहा है -1 तक, इसके बाहर ये जा ही नहीं रहा है। इसका ग्राफ भी 1 और -1 के बीच में ही रह रहा है, तो रेंज किसके अलोंग देखते हैं हम, पाई एक्सिस के अलोंग, तो इसकी रेंज क्या आ जाएगी -1 और 1, जिसमें 1 और -1 दोनों क्या है इंक्लूडेड है। उसके बाद डोमेन, डोमेन किसके अलोंग होती है, एक्स एक्सिस, कुछ भी पुट करते जाओ, वैल्यू कहां से कहां तक लेगा -1 और 1 के बीच में, इसके बाहर ये नहीं जाएगा। तो डोमेन जो होगी वो इंटीजर्स होगी, जिसको हम z के साथ डिनोट करते हैं, और रेंज होगी -1 to 1। अब अगर आप ध्यान से इसका ग्राफ देखो, तो अगर यहाँ से ही शुरू करते, मान लेते हैं 0 से ही शुरू करते हैं, तो अगर यहाँ से यहाँ तक पहले एक बार यहाँ 0 वैल्यू ली, यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू ली, फिर मैक्सिमम वैल्यू ली, तो ये भी अपना पीरियड कितने टाइम के बाद चेंज करेगा 2 पाई के बाद। जो कॉस होता है वो भी अपना पीरियड 2 पाई के बाद चेंज करता है। पीरियड चेंज करने का मतलब क्या है कि अगर वो कर्व एक बार ऐसे खत्म कर रहा है, उसके बाद जैसे अगर उसने यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू ली 0 ली, फिर यहाँ नीचे भी मैक्सिमम वैल्यू लेके फिर वो 0 पे पहुंच गया, ये उसका एक पीरियड हो गया। इसके बाद वो फिर से यही चीज करता जाएगा, रिपीट करता जाएगा, उसको बोलते हैं पीरियड्स चेंज करना। मतलब एक बार जो उसने वैल्यू 2 पाई तक ले ली, उसके बाद वो यही काम करेगा कि बार बार ऐसे ही मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू लेता जाएगा। तो इसका भी पीरियड क्या होता है, कॉस का भी पीरियड क्या होता है 2n पाई प्लस x। ठीक है,
और साइन का जो इनवर्स होता है वो सीकेंड होता है, उसके लिए भी यही बात ट्रू रहती है। कॉस का जो इनवर्स होता है वो भी क्या होता है, सीकेंड, तो उसके लिए भी यही बात ट्रू रहती है। ये दो ग्राफ्स आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे। और अब हम देखते हैं थर्ड ग्राफ जो है y इज इक्वल्स टू tan x। अब tan x जो होता है, अगर आपको वैल्यूज याद होगी तो आपको याद होगा कि जो tan x है वो π/2 पे क्या होता है, नॉट डिफाइंड। मतलब tan 90 पे जो tan की वैल्यू होती है वो क्या होती है, नॉट डिफाइंड होती है। तो यहाँ पे π/2 पे मैंने डॉटेड लाइन के साथ ड्रॉ कर दिया है ये बताने के लिए कि यहाँ पे वैल्यूज जो है वो हमारी नॉट डिफाइंड है। उसके बाद tan 0 पे वैल्यू तो 0 ही लेता है, और उसके अलावा हम कुछ भी वैल्यूज इनपुट उसको देंगे तो वो इन्फिनिटी की तरफ जाता रहेगा। ये देखिए ना, ग्राफ जो है वो जैसे जैसे हम इनपुट में वैल्यू देते जाएंगे वो इस तरफ को बढ़ता ही जाएगा और नीचे की तरफ को भी बढ़ता ही जाएगा। तो इसकी रेंज को हम बता ही नहीं सकते कितनी है, मतलब बता तो सकते हैं पर ये कहाँ से कहाँ जा रही है, वाई एक्सिस में खत्म थोड़ी ना हो रही है। यहाँ पे तो दिख रहा था कि -1 और 1 के बीच में रह रही है, यहाँ पे तो ऊपर को भी जाती जाएगी और नीचे को भी। जितनी छोटी वैल्यूज हम यहाँ पे पुट करते जाएंगे इनपुट में, ये उतनी वैल्यूज ऊपर को लेता जाएगा। तो उस हिसाब से इसकी रेंज हो जाएगी सारे रियल नंबर्स। कोई भी रियल नंबर्स ये अपनी रेंज में ले सकता है, एक्सेप्ट अगर हमने इसकी डोमेन में π/2 को पुट नहीं करना है। वो क्यों नहीं करना है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। आपको पता है कि tan x किसके इक्वल होता है, sin x अपॉन cos x। अगर देखा जाए तो आपने रैशनल नंबर्स में पढ़ा है कि अगर कोई भी रैशनल नंबर p अपॉन q की फॉर्म में हो तो q कभी भी आपका 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आपका q 0 हो गया तो आपका फंक्शन क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। तो उसी बेसिस पे यहाँ पे आपका जो cos x है वो कभी भी क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। अगर cos x 0 हो गया तो इस फंक्शन का कोई मतलब ही नहीं रहता है, ठीक है। और cos x अगर आपका 0 हो गया, उससे पहले मैं आपको ये बात बता दूं कि अगर हमारा साइन कभी भी 0 होता है तो x की वैल्यू वो कहाँ कितनी लेगा, n पाई, पाई का कोई भी मल्टीपल, मतलब 1 पाई भी हो सकता है, 2 पाई भी हो सकता है। यहाँ पे आपने देखा ही है, पाई पे वैल्यू 0, 2 पाई पे वैल्यू 0, 3 पाई पे वैल्यू 0। ऐसे ही cos x 0 कहाँ पे लेता है, 2n+1 π/2 पे। यहाँ पे π/2 पे वैल्यू ली है, अगली वाली 3 π/2 पे वैल्यू लेगा, मतलब n की वैल्यू 1 2 3 पुट करेंगे। जहां जहां पे n की वैल्यू पे पुट करने पे जो वैल्यू आएगी cos वहां पे क्या ले रहा है, 0 ले रहा है। तो यहाँ पे π/2 पे इसको प्रॉब्लम है, π/2 पे प्रॉब्लम है क्योंकि π/2 पे ये क्या वैल्यू देता है, 0। तो हमें tan में क्यों लेनी है वो वैल्यूज जहां पे वो फंक्शन डिफाइंड ही ना हो, इसलिए जो इसकी डोमेन हो जाएगी, हम डोमेन में वो वाला फंक्शन लेंगे ही नहीं जहां पे हमें प्रॉब्लम है, जहां पे हमारा फंक्शन नॉट डिफाइंड हो रहा है। तो हमारी डोमेन हो जाएगी सारे रियल नंबर्स, x बिलोंग्स टू r। r मतलब सारे रियल नंबर्स, किसको छोड़ के, x की वैल्यू 2n+1 π/2 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर हम x की वैल्यू 2n+1 π/2 पुट करते हैं तो हमारा यहाँ पे जो cos है वो मतलब 0 हो जाएगा, डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, तो हमारा फंक्शन तो डिफाइंड ही नहीं रहेगा, तो उसका तो कोई वैल्यू ही नहीं रहेगी। इसलिए जो हमारा फंक्शन है वो हम इस हिसाब से लेंगे, मतलब उसकी जो डोमेन है वो इस हिसाब से लेंगे कि हमारा फंक्शन 0 ना बने, और जहां पे प्रॉब्लम है उसको हम एक्सक्लूड कर देंगे, बाकी सारी रियल वैल्यूज हम उसमें ले लेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। उसके बाद बाकी इसके इनवर्स ग्राफ्स है, वो आई थिंक अगर आपको ये क्लियर हो गए तो आप अपने आप उसको बना सकते हो, उसकी डोमेन और रेंज। अगर नहीं बना पाओगे तो एक एग्जांपल मैं यहाँ पे बता रही हूँ आपको। साइन का इनवर्स होता है कोसेकेंट, आपको पता है। अब साइन का इनवर्स होता है, तो यहाँ पे जो इसकी रेंज थी -1 और 1 के बीच में रह रही थी। अगर इसका ग्राफ देखोगे वैल्यूज पुट करने पे, तो ये 1 और -1 को छोड़ के सारी वैल्यूज ले रहा है। यहाँ ऊपर यहाँ पे एक कर्व बन रही है तो यहाँ 1 को इंक्लूड नहीं कर रहा है, ये मतलब 1 को इंक्लूड तो कर रहा है पर 1 के नीचे वाली वैल्यूज नहीं ले रहा, उसके ऊपर वाली सारी वैल्यूज ले रहा है। नीचे भी -1 वाली वैल्यू लेके उसके नीचे वाली -1 और 1 के बीच में कोई वैल्यू नहीं ले रहा, उसके बाद वाली सारी वैल्यूज ले रहा है। तो अगर आपको वो टेबल याद होगा वैल्यूज वाला तो आप इजीली ग्राफ बना लोगे इनके, और इनकी डोमेन और रेंज भी बता सकते हो। अब डोमेन देखते हैं। डोमेन के लिए तो आपको देखना पड़ेगा कि हमारा कोसेकेंट x किसके इक्वल होता है, 1/sin x के। और साइन को कहाँ पे प्रॉब्लम होती है, अगर साइन 0 हो गया तो ये तो फंक्शन डिफाइन ही नहीं रहेगा, तो साइन को कहाँ पे प्रॉब्लम है,
एन पाई पे, मतलब पाई का कोई भी एन मल्टीपल होगा, एन कोई भी इंटीजर होगा 1 2 3 4, तो साइन को प्रॉब्लम है क्योंकि वहां पे वो जीरो कर देगा वैल्यू को। अगर 1/0 में फॉर्म आ गई तो हमारे को सीक्वेंट तो पहले ही जीरो बन जाएगा, तो इसका तो मतलब ही नहीं रह जाएगा। तो इसलिए हमें डोमेन में वो चीजें नहीं लेनी है जहां पे हमारे फंक्शन को प्रॉब्लम हो। फंक्शन को प्रॉब्लम है एन पाई पे, तो हम डोमेन में सारे रियल नंबर्स लेंगे, x बिलोंग्स टू r, सारे रियल नंबर्स, बस वो वाला रियल नंबर छोड़ के जहां पे हमारा फंक्शन जीरो बन रहा है। और वो कौन सी वैल्यू है, x इज इक्वल टू एन पाई, और n जो है वो इंटीजर है। ऐसे ही आप कॉस और सॉरी सीकेंट और कॉट बना सकते हो, मुझे लगता है आप बना लोगे आराम से। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो बताने से रह गई थी वो ये थी कि जो tan है वो अपना पीरियड चेंज करता है आफ्टर पाई इंटरवल। अभी मैंने बताया था कि साइन और कॉस जो है वो 2 पाई के बाद अपना पीरियड चेंज करते हैं, जबकि tan जो है वो पाई के बाद अपना इंटरवल चेंज करता है। इसलिए tan n पाई प्लस थीटा जो है वो tan थीटा के इक्वल होता है। मैंने यहाँ पे लिखा भी था पहले वाली स्लाइड में कि tan n पाई प्लस थीटा इज इक्वल्स टू tan थीटा, मतलब पाई इंटरवल के बाद जो tan है, अगर आपको tan को कन्वर्ट करना है तो आपको पाई का कुछ n इंटीजर देखना पड़ेगा जिसके अकॉर्डिंग आप उसको चेंज कर सकते हो। अब जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वो ये क्वाड्रेंट वाला कंसेप्ट है, जिससे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके होने वाले हैं, और इस कंसेप्ट के बेसिस पे ही आपको कन्वर्शन और साइन के बारे में पता चलेगा। तो ये जो टेबल है इसमें 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं, हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बेसिस पे हम ये 4 कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाते हैं, जिसके हिसाब से इसको 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड किया गया है। तो ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस वन इज सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। अब ये जो क्वाड्रेंट्स हैं इसके हर एक्सिस पे कुछ वैल्यूज लिखी हैं, जैसे यहाँ पे 0 और 2 पाई, यहाँ पे π/2, यहाँ पे पाई, और यहाँ पे 3π/2। मैंने दूसरी तरह से भी लिखा है 360, 90 डिग्री, 180 और 270। अब क्या होता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितनी भी एंगल की वैल्यू 0 से 90 डिग्री के बीच में आएंगी वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेंगी, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, साइन कॉस टैन कॉट कोसेकेंट सीकेंट, ये सब जो है वो क्या रहेंगे, ऑल पॉजिटिव, सारे के सारे पॉजिटिव वैल्यूज लेंगे फॉर एंगल लाइंग बिटवीन 0 टू 90 डिग्री। अब 90 टू 180 के बीच में देखो, अगर आपको ये वाली वैल्यूज याद नहीं रहती है तो आप क्या कर सकते हो, ये एक्सिस जहां पे खत्म हो रहे हैं वहां पे जो वैल्यूज मैंने लिख रखी हैं वो याद कर लीजिए। यहाँ पे 2 पाई है, यहाँ पे π/2, यहाँ पे पाई, और यहाँ पे 3π/2। ठीक है, इस हिसाब से आप ये देख सकते हो कि थीटा 0 से आगे बढ़ेंगे, 0 से 90 की ओर जा रहे हैं, तो कोई भी वैल्यू अगर हमारी आती है तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या रहेंगी, पॉजिटिव रहेंगी। सेकेंड वाले में क्या रहेगा, साइन पॉजिटिव रहेगा, और उसका इनवर्स को सीकेंट पॉजिटिव रहेगा, बाकी सारे नेगेटिव रहेंगे। कॉट, कॉस, टैन, सीकेंट ये सब सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव रहेंगे, सिर्फ साइन और कोसेकेंट क्या रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे। ऐसे ही थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और कॉट पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज नेगेटिव रहेंगी। फोर्थ क्वाड्रेंट में जब वैल्यू 270 से 360 के बीच में लाई कर रही होगी तो हमारा कॉस और सीकेंट पॉजिटिव रहेगा, बाकी सारे नेगेटिव रहेंगे। अब ये बात यहाँ से ये भी देख सकते हो कि आप इसको याद रखने के लिए एक टेक्निक, शॉर्ट फॉर्म जो हमने बना रखी है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, या फिर आप बोल सकते हो ऐड शुगर टू कॉफी। इस हिसाब से आप इनको याद रख सकते हो। अब ये जो इसमें एक चीज है कि कहाँ पे पॉजिटिव रहेंगे या हमें कहाँ पे इनको पॉजिटिव बनाना है, तो वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले इनको बोलते हैं को फंक्शंस, साइन टैन सीकेंट, इनके को फंक्शंस कौन कौन है, कोसाइन, कोटैन और कोसीकेंट, जिसको आप कॉस, कॉट और कोसीकेंट बोलते हो। ठीक है, अब साइन जो है वो चेंज होता है किसमें, कोसाइन में, टैन चेंज हो जाएगा कॉट में, और सीकेंट चेंज हो जाएगा कोसीकेंट में। ऐसे ही कोसाइन चेंज होता है साइन में, कोटैन चेंज होता है टैन में, और कोसीकेंट चेंज होता है सीकेंट में। पर ये चेंज होते हैं सिर्फ दो वैल्यूज पे ये चेंज नहीं होते हैं। एक तो अगर हम 2 पाई के विद रिस्पेक्ट लें और पाई के विद रिस्पेक्ट लें तब ये चेंज नहीं होंगे। साइन में कुछ भी थीटा का हम यूज कर रहे हैं चेंज करने के लिए, 2 पाई का मल्टीपल ले रहे हैं तो साइन साइन ही रहेगा, कॉस कॉस ही रहेगा, टैन टैन ही रहेगा, सीकेंट कोसेकेंट सब सेम रहेंगे। कहाँ पे, 2 पाई और पाई पे। पर अगर हमने उसका एंगल समथिंग माइनस हम ले रहे हैं π/2 पे या 3π/2 पे, तब वो चेंज हो जाएंगे अपने को फंक्शन में, साइन कोसाइन में, कोसाइन साइन में। और साथ में हमें देखना पड़ता है कि वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग हमें
उनका साइन लगाना पड़ता है कि कौन सा साइन हम यूज करेंगे। अगर मैं बोलूं फॉर एग्जाम्पल, आपको बोला जाए कि आपको बताना है कि कॉस 90 माइनस थीटा, ये आपको कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले आप देखोगे 90 माइनस थीटा, 90 कहाँ है, यहाँ पे 90 माइनस थीटा, माइनस बोल रहे हैं तो पीछे की तरफ चलेंगे, यहाँ पे माइनस थीटा, कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच गए हम, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच गए। फर्स्ट में तो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होती हैं, पॉजिटिव, तो मतलब मेरे को साइन यहाँ पे कोई नहीं लगाना पड़ेगा, पॉजिटिव ही रहेगा। साथ में हमें बोला है कि 90, मैंने अभी बोला 90 और 270 पे वैल्यूज चेंज होती हैं, 360 और 180 पे चेंज नहीं होती है। किस में चेंज होती है, अपने को फंक्शन में। कॉस का को फंक्शन कौन है, साइन, तो ये 90 पे है तो 90 माइनस थीटा है, तो ये चेंज हो जाएगा साइन में, और साथ में क्या आ जाएगा, थीटा, प्लस इसमें अब साइन की कोई भी साइन मतलब इसमें नहीं लगेगा। कुछ और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैं लेती हूँ tan 180 प्लस थीटा। 180 कहाँ पे है, यहाँ पे है सबसे पहले, 180 प्लस थीटा। अब इसमें कुछ प्लस कर रहे हैं तो आगे की तरफ चलेंगे, तो ये हो जाएगा प्लस थीटा, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड में tan पॉजिटिव रहता है, बट tan यहाँ पे ये भी बोला था 180 पे tan जो है 180 पे वैल्यू चेंज नहीं होती है, और tan जो है वो tan में ही चेंज हो जाएगा, और साइन भी कौन सा रहेगा आगे, प्लस का रहेगा। ये आप क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग देखोगे कि हम कौन से क्वाड्रेंट में जा रहे हैं, और वहां पे जो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो पॉजिटिव रहेगा या नेगेटिव रहेगा। अब आपको ऐसे भी क्वेश्चन आता है कि आपको एक क्वाड्रेंट दे दिया जाता है कि एक क्वांटिटी आपकी वहां पे लाई कर रही है, जैसे कॉस थीटा बता दिया कि सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो उसके बेसिस पे आपको अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालनी होती है। तब भी आपको क्वाड्रेंट्स के साइंस का बिल्कुल पता होना चाहिए कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव रहता है और कौन कौन सी क्वांटिटीज जो है वो नेगेटिव रहती है। उसमें आप ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का यूज करोगे। ये मैंने लिख दिया है कि चेंज किस पे नहीं होता है, 360 और 180 पे को फंक्शंस में कोई चेंज नहीं आता, एक दूसरे में चेंज नहीं होते, और चेंज कहाँ पे होता है, 90 और 270 पे। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जो आपने पहले भी पढ़ी होंगी, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आपको याद रखना है, ये यूज करनी है आपने बहुत सारे क्वेश्चंस में। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोस सेकेंड स्क्वायर थीटा। इसको तो आप ऐसे ही याद करोगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। उसके बाद जो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये अगर आपको दोनों याद रखनी है कि 1 में प्लस करते हैं एक बार tan को एक बार कॉट को, तो ये याद रख सकते हो कि यहाँ पे दोनों सीकेंड सीकेंड वाली टर्म्स आएगी, एक बार सीकेंड जब कॉट के साथ आएगी तो कोस सीकेंड। अगर आपको इस तरह से याद रहता है, जिस तरीके से आपको याद रहता है आप उस हिसाब से याद कर सकते हो। अब एक आता है नेगेटिव फंक्शन, साइन ऑफ माइनस थीटा। अगर हम एंगल का नेगेटिव लें, एक चीज मैं और बोलना चाहती हूँ, कई बार बच्चे लिख देते हैं साइन कॉस, इस चीज का कोई मतलब नहीं होता जब तक इसके साथ कुछ एंगल की वैल्यू ना लिखी जाए। एक्स वाई थीटा जो मर्जी हो, कुछ ना कुछ थीटा होना ही चाहिए। ऐसे ये फंक्शंस एग्जिस्ट नहीं करते हैं जब तक उनके साथ कुछ डिफाइन ना किया गया हो, एक्स या वाई या थीटा। ठीक है, इसलिए जब हम साइन ऑफ नेगेटिव एंगल, साइन का माइनस एक्स ले रहे हैं, तो आंसर में क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ साइन एक्स। और ऐसे ही इसका उल्टा जो इनवर्स होता है, कोसेकेंट ऑफ माइनस एक्स माइनस कोसेकेंट एक्स। जबकि कॉस एक ऐसा फंक्शन है जो माइनस ऑफ एक्स अपने नेगेटिव एंगल को भी क्या बना देता है, पॉजिटिव। और इसका जो इनवर्स होता है सेकेंड, उसके लिए भी ये बात ट्रू रहती है कि वो भी माइनस ऑफ थीटा को प्लस थीटा में कन्वर्ट कर देता है, जबकि tan और cot भी ये चीज नहीं कर पाता है। तो ये कॉस की प्रॉपर्टी है जो बहुत सारे क्वेश्चंस में भी यूज होती है। ये याद रखनी है कि cos ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा, और सेकेंड ऑफ माइनस थीटा भी क्या होता है, सेकेंड थीटा। बाकियों के साथ माइनस आगे आ जाता है, उनके एंगल वाला माइनस जो है वो बाहर निकल के आगे आ जाता है, ये बात ध्यान। आते हैं ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज, जो कि बहुत सारे हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आते होंगे तभी ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस इजीली सॉल्व होते जाएंगे। तो सबसे पहले तो मैं ये बात क्लियर कर दूं कि जैसे यहाँ पे फॉर्मूला है साइन एक्स प्लस वाई, यहाँ पे फॉर्मूला है साइन एक्स प्लस साइन वाई। बहुत टाइम्स बच्चे कंफ्यूज कर देते हैं कि यहाँ पे साइन एक्स प्लस वाई है तो उसका ये वाला रिजल्ट लिख देंगे, और यहाँ पे साइन एक्स प्लस साइन वाई है वहां पे ये वाला रिजल्ट लिख देंगे। तो कंफ्यूज मत होइए, यहाँ पे एंगल के एलिमेंट्स का सम है। जैसे ये एंगल होता है जो इसके साथ होता है साइन एक्स,
तो यहाँ पे x प्लस वाई हो रहा है, यहाँ पे दो साइन के फंक्शन अलग अलग ऐड हो रहे हैं, साइन एक्स प्लस साइन वाई, ऐसे ही कॉस के लिए है। तो ये ध्यान रखना है कि आपको एंगल में उसके ब्रेकेज दे रखी है या दो अलग अलग फंक्शन दे रखे हैं, उसके हिसाब से आपने फॉर्मूला को यूज करना है। तो ये फॉर्मूलाज याद ही आपको करने पड़ेंगे। उसके लिए एक छोटी सी मेमोरी टिप ये हो सकती है कि साइन को हम बोल देते हैं कि साइन जो है वो सन है, मतलब बेटा है, और कॉस जो है वो बॉस है, बॉस। ठीक है, तो जब साइन जब भी अपने फॉर्मूलाज बनाएगा तो उसको हमेशा किसी की हेल्प की जरूरत पड़ेगी, मतलब बॉस की हेल्प की जरूरत पड़ेगी। तो साइन कभी भी अकेला नहीं आएगा, अपने फॉर्मूला में कॉस को साथ में लेके आएगा, कॉस की हेल्प के साथ आएगा। जबकि कॉस क्या करेगा, अपने फॉर्मूलाज में अपना राज जमाएगा, मतलब बॉस है तो वो साइन की उसको इतनी हेल्प की जरूरत पड़ेगी नहीं। तो जैसे साइन एक्स प्लस वाई है, तो क्या हो रहा है कि साइन एक्स कॉस वाई, कॉस को साथ लेके आ रहा है, साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई। ठीक है, बिल्कुल साइन कॉस की हेल्प के साथ ये फॉर्मूला बना रहा है। अब कॉस है, कॉस तो बॉस है, तो वो बोलता है कि कॉस एक्स कॉस वाई, अपने एलिमेंट्स इकट्ठे रखेगा। अब बॉस है तो उसको अपनी चलानी है, यहाँ पे प्लस है पर उसको यहाँ फॉर्मूला में माइनस लेके आना है। तो वो क्या करेगा, साइन एक्स साइन वाई को माइनस कर देगा, निकलो बाहर, मुझे नहीं तुम्हारी जरूरत। ऐसे भी सोच सकते हो कि माइनस कर रहा है वो साइन एक्स साइन वाई को, कि मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है क्योंकि वो बॉस है। टेन का फॉर्मूला तो डायरेक्ट ही याद रखना पड़ेगा, टेन एक्स प्लस टेन वाई अपॉन में आ जाएगा वन माइनस टेन एक्स टेन वाई, इस हिसाब से। अब जो ये नेगेटिव वाले फॉर्मूला है, जब एंगल में नेगेटिव हो रहा है, माइनस हो रहा है, तब यहीं पे फॉर्मूला के साइंस चेंज होगी। यहाँ पे प्लस है, ये तो साइन तो बिल्कुल सीरीज के अकॉर्डिंग चलता है, जो यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे भी प्लस है, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे भी। कॉस चलता है उल्टा, क्योंकि वो बॉस है, वो अपनी मर्जी चलाएगा, यहाँ पे माइनस है तो वो यहाँ पे प्लस लेके आएगा, कॉस एक्स कॉस वाई प्लस साइन एक्स साइन वाई। उसके बाद टेन एक्स माइनस वाई में क्या हो जाएगा, जब यहाँ पे ऊपर, यहाँ पे एक्स प्लस वाई था तो टेन एक्स प्लस टेन वाई, यहाँ पे वन माइनस टेन एक्स टेन वाई, यहाँ पे टेन एक्स माइनस टेन वाई, यहाँ पे वन प्लस टेन एक्स टेन वाई। ऐसे एड फंक्शन है, उसमें क्या होता है कॉस एक्स प्लस कॉस वाई। अब कॉस है बॉस है, तो वो क्या करेगा, टू टाइम्स कॉस एक्स प्लस वाई बाय टू, कॉस एक्स माइनस वाई बाय टू। एक गलती और करते हैं बच्चे कि इसको अपॉन में टू सबके साथ लिख देते हैं, जबकि ये सिर्फ एंगल का अपॉन में टू होता है, कि यहाँ पे जो वैल्यूज होगी उन्हीं के डिवाइड में टू आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कॉस है तो सिर्फ कॉस को साथ में लेके आ रहा है। अब यहाँ पे कॉस, दो कॉस स्ट्रॉन्ग वाले बंदे, कॉस बॉस दोनों लड़ पड़े, माइनस हो रहा है, तो बोलते हैं ना तू आ ना मैं, साइन आएंगे, तो साइन नेगेटिव के साथ आ जाएंगे, माइनस टू साइन एक्स प्लस वाई अपॉन टू साइन एक्स माइनस वाई अपॉन टू। अब साइन आ रहे हैं दो दो, उनको चाहिए कॉस की हेल्प, तो टू साइन एक्स प्लस वाई अपॉन टू कॉस एक्स माइनस वाई अपॉन टू। जब साइन में माइनस आएगा दोनों साइंस में, तो कॉस पहले आ जाएगा और साइन बाद में आएगा, मतलब एक्स प्लस वाई अपॉन टू के साथ कॉस और एक्स माइनस वाई अपॉन टू के साथ साइन, और साथ में सभी के आगे टू। ये तो हो गए एड फंक्शंस। अब प्रोडक्ट वाले फंक्शंस में क्या है, कॉस एक्स कॉस वाई, इसमें आएगा कॉस एक्स प्लस वाई प्लस कॉस एक्स माइनस वाई अपॉन टू। कई बार क्या होता है कि यहाँ पे लिखा होता है टू कॉस एक्स टू वाई, उसकी वैल्यू ये दे रखी होती है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ये वाले टू को आप यहाँ भी ले जा सकते हो। इसी के साथ साइन एक्स साइन वाई का ये फॉर्मूला है, साइन एक्स कॉस वाई में साइन साइन आ जाएंगे और कॉस एक्स साइन वाई में साइन साइन आ जाएंगे, और नेगेटिव साइन के साथ, इसमें भी नेगेटिव साइन के साथ ये पॉजिटिव रहेंगे दोनों। तो ये आपको फॉर्मूलाज ऐसे ही लर्न रखने। अब लास्ट है इस पे 2x के फॉर्मूलाज और 3x के फॉर्मूलाज बहुत यूज होते हैं, इनको भी डायरेक्ट ही याद रखना है। साइन 2 ऑफ x किसके इक्वल होता है, 2 साइन एक्स कॉस एक्स, मोस्ट यूज फॉर्मूला। साइन 2x का फॉर्मूला बहुत जगह यूज होता है, और ये याद रखना है कि ये 2 टाइम्स साइन एक्स कॉस एक्स के इक्वल होता है। कॉस 2x तीन चीजों के इक्वल, वैसे तो ये tan की टर्म्स में भी होता है, बट उसकी इतनी जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए मैं यहाँ पे नहीं लिख रही हूँ, कॉस का भी tan की टर्म्स में नहीं लिख रही हूँ। तो यही आप डायरेक्ट याद रख लेना कि साइन 2x इज इक्वल टू 2 साइन एक्स कॉस एक्स। अब कॉस 2x का फॉर्मूला तीन डिफरेंट फॉर्मूलाज के इक्वल होता है, ये भी आपको याद रखने हैं। cos 2x होता है एक तो cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एक्स के इक्वल, एक हो जाता है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 के इक्वल, और कभी कभी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स को भी यूज करना पड़ता है। अब क्वेश्चन की नीड के अकॉर्डिंग आपको देखना है, पहले तो आपको ये तीनों याद होने चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे कौन सा हमें यूज करना है। तीनों फॉर्मूलाज पता होंगे तो क्वेश्चन की नीड के अकॉर्डिंग आप देख लोगे कि मुझे क्या बनाना है, कॉस की टर्म्स में बनाना है या साइन की टर्म्स में बनाना है, या कॉस और साइन दोनों चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग आप ये इनमें तीनों में से कोई फॉर्मूला यूज कर सकते हो। उसके बाद tan 2x होता है 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x के इक्वल। ऐसे ही tan अब 3 टाइम्स ऑफ एंगल, तो sin 3x होता है 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x के इक्वल, cos 3x होता है 4 cos क्यूब माइनस 3 cos x के इक्वल,
और tan 3x होता है 3 tan x माइनस tan क्यूब x अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x के इक्वल। अब ये जो cos 2x का ये फॉर्मूला ये बहुत बार हम यूज करते हैं जब हमें क्वेश्चन में बोला जाता है कि हमें x/2 निकालना है, मतलब एंगल का हाफ निकालना होता है, या फिर हमें खुद ही दिख जाता है कि हमें अगर फॉर्मूला में अगर हमें हाफ नहीं भी दिया, हमें cos x पूछ लिया पर हमारे पास कुछ नहीं है, अब हम किसी और वे से नहीं फाइंड कर सकते, तो हम इसी वाले फॉर्मूला को यूज कर लेते हैं। कैसे यूज करते हैं देखो, यहाँ पे हमें और इसमें हम इन दोनों में से कोई भी आइडेंटिटी यूज कर लेते हैं। सोच लो कि आपको cos 2x मतलब cos x चाहिए और साथ में आपको cos की टर्म्स में ही आंसर चाहिए। cos x आपके पास है पर आपको cos की टर्म्स में ही आंसर चाहिए। तो हमें पता है कि जब cos डबल टाइम्स x एंगल का 2 टाइम्स हो रहा होता है तो यहाँ पे आता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। हमें cos की टर्म्स में आंसर चाहिए तो हम ये वाली आइडेंटिटी यूज करेंगे। यहाँ पे डबल टाइम्स है, हमें चाहिए क्या, एक चाहिए ना, तो अगर यहाँ पे cos x कर दें, यहाँ 2 से 1 कर दिया तो यहाँ पे भी एंगल को हाफ कर देते हैं। जब 2 टाइम्स था तब यहाँ पे सिंगल था ना, तो जब यहाँ पे सिंगल है तो वहां पे क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 ये हो जाएगा, सॉरी x स्क्वायर बाय 2, हाफ कर दिया ना एंगल का। तो अगर हमें सिर्फ cos स्क्वायर x बाय 2 निकालना हो तो हम क्या कर देंगे, +1 को इधर ले आएंगे, 2 cos स्क्वायर x बाय 2, और यहां से हमें अगर cos स्क्वायर x बाय 2 निकालना हो तो वो हो जाएगा 1 प्लस cos x अपॉन 2। आप चाहें तो डायरेक्ट भी ऐसे फॉर्मूला याद रख सकते हो, पर क्योंकि ऐसे आपको बहुत सारे फॉर्मूलाज याद रखने पड़ जाएंगे तो आप क्या कर सकते हो, एक ही ये फॉर्मूला मतलब इसके इक्वल ये याद रख के इसको डायरेक्ट यूज कर सकते हो। अब अगर क्वेश्चन की नीड है कि आपको cos x दे रखा हो और आपको साइन की टर्म्स में निकालना हो, हाफ द एंगल निकालना हो या सीधा cos x की वैल्यू निकालनी हो, तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे। आपको पता है कि cos 2x किसके इक्वल होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x के। हमें तो बोला है कि हमें क्या यूज करना है, सिर्फ cos x, 2x नहीं है x है तो वहां पे एंगल का क्या कर देंगे, हाफ कर देंगे, साइन स्क्वायर x बाय 2 कर देंगे हम। अब हमें साइन स्क्वायर x बाय 2 की वैल्यू चाहिए तो cos x, ये माइनस इधर आ जाएगा, -1 -2 साइन स्क्वायर x बाय 2। अब इस माइनस को हटाने के लिए हम इधर भी यूज कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस cos x इज इक्वल्स टू 2 साइन स्क्वायर x बाय 2, या फिर हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर x बाय 2 इज इक्वल्स टू 1 माइनस cos x अपॉन 2। तो आप डिराइव भी कर सकते हो इन दो फॉर्मूलाज को, डायरेक्ट भी यूज कर सकते हो। कई बार आपको हाफ द एंगल पूछ लिया जाता है तो आप इस फॉर्म से उन फॉर्मूलाज को यूज करके निकाल। आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको समझ भी आया होगा, आपकी रिवीजन अच्छे से हो रही होगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज लाइक कर देना, कमेंट कर देना और इस वीडियो को शेयर कर देना। थैंक यू सो मच।